brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोपी हैं। आज सीबीआई के सामने उनकी पेशी का दिन था। कुछ तस्वीरें आती हैं, पत्नी माथे पर तिलक लगाती हैं, मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। भगत सिंह की पहचान बताकर पीले रंग का गमछा गले में डालकर निकलते हैं। साथ में होते हैं पार्टी के बड़े नेता और पीछे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम। एसयूवी कार के सनरूफ से बाहर निकलकर तिरंगा लहराना और यह दिखाना कि यदि गिरफ्तारी हो गई तो गर्व की बात होगी। 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दोपहर में ही ये ट्वीट कर देते हैं, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। कोई गिरफ्तारी नहीं, उससे पहले ही ऐसा दिखाया जाने लगा कि मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं। विपक्षी खेमा नई शराब नीति के आने के वक्त से ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार हमलावर है। इस दौरान केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तर्क भी दिलचस्प दे रही है। 19 अगस्त को जब सिसोदिया के घर पर छापेमारी हुई तो पार्टी ने कहा केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी ने छापा डलवाया। केजरीवाल तब सिसोदिया के घर छापा पड़ने पर कह रहे थे कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, इसलिए छापा पड़वा दिया। उसके बाद सिसोदिया को महाराणा प्रताप का वंशज बताकर कहा गया कि डरेंगे नहीं, जाति से जोड़कर राजपूतों की बात ले आए। फिर कहा गया कि सरकार दिल्ली में गिराना चाहते थे, सिसोदिया टूटे नहीं, इसलिए छापा पड़वाकर डरा रहे हैं। और अब पार्टी कह रही कि गुजरात चुनाव में हार के डर से सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे। सुनिए इस प्रकरण पर खुद मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। सीबीआई में बुलाया है, इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहां पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहां कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहां हो सकता है जमीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहां भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जाऊं। देश कुर्बानी मांग रहा है, जेल चला गया तो गर्व की बात होगी, ये बात कह रहे हैं सिसोदिया। इसी के इर्द गिर्द की सब बात है। यहाँ दिलचस्प ये भी है कि शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया शराबबंदी के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर माथा टेकते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। याद करिए 2012 का वक्त, 2012 का नवंबर भारत के राजनीतिक इतिहास के लिहाज से महत्वपूर्ण था, क्योंकि अरसे बाद एक आंदोलन से किसी पार्टी का जन्म हुआ था। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खेल के नियम बदलने की बात करती थी। टिप्पणीकार उसे पॉलिटिकल डिसरप्टर कहते थे। एक दौर था जब आम आदमी पार्टी इस शब्द को बहुत गंभीरता से लेती दिखती थी। अरविंद और उनकी पार्टी बिना चुनाव हर छोटी बड़ी लड़ाई में उलझ जाते थे। तब उनके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल होने लगा था, कन्फ्रंटेशनल, और ताली एक ही हाथ से नहीं बज रही थी। कौन भूल सकता है जब एक के बाद एक आप विधायक दिल्ली पुलिस की कस्टडी में नजर आते थे। फिर वो दौर बीता और थोड़ी शांति पनपी। लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने सब कुछ बदल दिया। पहले सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया, उसके बाद अब सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो एक समय वो भी था जब विरोधी दलों के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताकर लिस्ट बनाकर आम आदमी पार्टी कभी वोट मांगती थी। एक समय यह भी है जब उनके अपने ही भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को भगत सिंह घोषित कर देते हैं। खुद सीएम केजरीवाल मनीष सिसोदिया को आज के युग का भगत सिंह बता चुके हैं। यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आबकारी विभाग और शिक्षा विभाग दोनों अलग हैं, उनके मंत्री एक हैं, मनीष सिसोदिया। जब शराब घोटाले की बात होती है तो पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी उन्हें शिक्षा मंत्री के तौर पर पेश करती है। क्योंकि सारा मामला दिल्ली की उस नई एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है जिसे अब वापस ले लिया गया है, इसलिए पहले आपको इसके बारे में बता दिया जाए, फिर आगे की राजनीति पर आते हैं। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी का प्रस्ताव आया था 2020 में और यह नवंबर 2021 से लागू हुई। इसके तहत सरकार ने अपनी दुकानों से शराब बेचना बंद किया और दुकानें निजी हाथों में चली गईं। नए नियम ने शराब की दुकानों को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में दे दिया। नई पॉलिसी लागू होने के बाद से दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही लगभग 600 शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। दिल्ली सरकार की इसके पीछे यह सोच बताई गई कि शराब की खरीदारी को और अधिक आकर्षक बनाकर ज्यादा से ज्यादा राजस्व बढ़ावा होगा।
नई नीति में केजरीवाल सरकार ने 850 शराब की दुकानों को रिटेल लाइसेंस दिया, जिसमें 266 शराब के ठेके प्राइवेट दिए गए। इन शराब की दुकानों को 32 जोन में बांटा गया। इन शराब की दुकानों में 5 सुपर प्रीमियम शॉप्स भी शामिल थे। आप इसे मॉडल शॉप्स भी कह सकते हैं। शराब का लाइसेंस पाने वाले कुछ लोगों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई, जबकि कुछ होटल, क्लब और रेस्तरां में बार को 3 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई। खास बात यह थी कि दुकान मालिक शराब को एमआरपी से कहीं कम दाम पर भी बेच सकते थे, इसलिए दुकानदारों ने ग्राहक बटोरने के लिए भारी डिस्काउंट देने शुरू किए। चूंकि बिक्री ज्यादा हो रही थी, इसीलिए दिल्ली सरकार को भी मिलने वाला राजस्व बढ़ने लगा। कुल बढ़त थी करीब 27%। मान लीजिए नियम से पहले दिल्ली सरकार को शराब से 1 करोड़ का राजस्व मिल रहा था, तो नए नियम के बाद वो राजस्व बढ़कर 1 करोड़ 27 लाख हो गया। केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटकर केवल 16 कंपनियों को ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म होने की संभावना बढ़ गई। टिप्पणीकारों ने कहा कि नई शराब नीति में बड़ी कंपनियों की दुकानों पर तगड़ा डिस्काउंट मिलने की वजह से कई छोटे वेंडर्स को अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ा। जब भारी डिस्काउंट्स का विरोध हुआ, तब डिस्काउंट कम किए गए। दिल्ली में विपक्ष में बैठी भाजपा और कांग्रेस शुरुआत से ही नई शराब नीति का विरोध कर रही थी। उनके 2 आरोप रहे। पहला ये कि केजरीवाल सरकार गली गली में शराब की दुकानें खुलवाना चाहती थी, और दूसरी ये कि प्राइवेट हाथों में शराब देने के नाम पर करोड़ों का बंदरबाट हुआ। आरोप यह भी लगा कि इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। इस पॉलिसी को लेकर असल दिक्कत पैदा हुई इस साल जुलाई में, जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंपी। आरोप लगाया गया था कि नई एक्साइज नीति के तहत शराब कार्टेल को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना महामारी के बहाने लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दी गई। 2 हफ्तों के भीतर विनय कुमार सक्सेना ने इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए। जैसे ही सीबीआई जांच का आदेश हुआ, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज नीति को वापस ले लिया और पहले से चली आ रही एक्साइज नीति पुनः लागू हो गई। चूंकि एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के तहत आता है, इसलिए आरोप सीधे उन पर लगा। सिसोदिया ने अपने जुलाई में दिए एक बयान में कहा था, भाजपा शराब की दुकानों के लाइसेंस धारकों और अधिकारियों को सीबीआई और ईडी के नाम से धमका रही है। गुजरात की तरह दिल्ली में भी ये लोग शराब का अवैध कारोबार करना चाहते हैं, जबकि केजरीवाल सरकार की नई और पारदर्शी आबकारी नीति की वजह से राज्य का रेवेन्यू 9300 करोड़ हो गया था, जो पहले 6000 करोड़ ही था। अब यहीं से सवाल उठने लगा कि जब नई शराब नीति में पारदर्शी ढंग से नीलाम हुई और 9300 करोड़ का रेवेन्यू आया, दावा है जो, तो केजरीवाल सरकार को फिर पुरानी शराब नीति को लागू क्यों करना पड़ा। इस पर उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि केंद्र की वजह से लाइसेंस बांटने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए नई शराब नीति को वापस ले लिया गया। लेकिन अब तो सीबीआई का खेल शुरू हो चुका है और उस पर शुरू हो चुकी है राजनीति। सुनिए। ये दादागिरी जुल्म की हद कर दी, जुल्म की हद कर दी है। आप क्यों बीच में ऐसे घसीट के महिला कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है? कोई घिसरा नहीं जाएगा। महिला कार्यकर्ताओं को घसीटा जा रहा है। अरे सर बीच में सबकी इज्जत तार कर रही है बीजेपी। ये जो महिमा मंडन है भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया का मुझे देखने को मिला। उनका भाषण चल रहा है, मनीष सिसोदिया जी राजघाट जा रहे हैं, माला पहन के ओपन गाड़ी में हाथ हिला हिला के जा रहे हैं। मैं तो देशवासियों से और आप सभी से एक अपील करूंगा, विनम्र अपील करूंगा, लेट्स नॉट ग्लोरीफाई करप्शन। भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कभी नहीं होना चाहिए। इस देश में कोई भी बच्चा यह न समझे कि भ्रष्टाचार के माध्यम से मैं हीरो बन सकता हूं। नो वन इन दिस कंट्री शुड एवर फील that I can be a glorious personality, I can be a hero through corruption. और यही चेष्टा आम आदमी पार्टी की है, to convert a vice into their victory, जिसमें हमें भाग नहीं लेना है। हमें का नंबर 1 शिक्षा मंत्री तो वो खुद बताते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन से कोई देश का नंबर 1 शिक्षा मंत्री बन जाता है। आप जवाब दीजिए। उनके पास जो सवाल उनसे पूछे गए हैं, हम भी गए थे ईडी, खुलकर गए थे, जवाब देकर आए। लेकिन बात को छिपाने की क्या आवश्यकता है? क्यों लोगों के पीछे छिप रहे हैं कि साहब मैं शिक्षा मंत्री अच्छा हूं इसलिए मैं भ्रष्ट हो सकता हूं? क्या पूछना चाहते हैं? विपक्ष के आरोप हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्यारोप। ये किसी से छिपा नहीं कि अरविंद केजरीवाल की मनोकामना राष्ट्रीय स्तर की है। 2014 के अरविंद केजरीवाल से 2022 के अरविंद केजरीवाल ने काफी कुछ सीख लिया और इसीलिए 2024 वाले केजरीवाल को लेकर राजनीतिक टिप्पणीकार तरह तरह से कयास लगाते हैं। इनकी परीक्षा जल्द हिमाचल और गुजरात में होने वाली है। क्या इन छापों का असर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तैयारी पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आखिर में बात नैतिकता पर फंसती है या नैतिकता पर ही फंसाई जाती है। साल 1956 में रेल हादसा हुआ।
नैतिकता के नाम पर तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। पंडित नेहरू ने यह कहते हुए इस्तीफा स्वीकार कर लिया कि ये एक नजीर बनेगी। इसलिए नहीं कि हादसे के लिए किसी भी रूप में शास्त्री जिम्मेदार हैं। नए दौर की नई सियासत में नैतिकता हाथी का दांत है। सिर्फ बाहरी रूप से दिखाने के लिए अब किसी भी सरकार में कोई भी मंत्री किसी भी मामले में आरोपी हो तो आला कमान से फटकार, ऊपर से लगी डांट जैसी खबरें आती हैं। कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, चाहे मनीष सिसोदिया का उदाहरण हो या फिर अजय मिश्र टेनी का, या फिर महाराष्ट्र में भी हमने ऐसे कई उदाहरण देखे थे कांग्रेस और एनसीपी के राज में।